प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। एक लड़की की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस कमरे में ताजे गुलाबों और मोगरे की महक फैली हुई थी, लेकिन उस खुशनुमा महक के बीच एक अजीब सी भारी घुटन भी तैर रही थी। श्रेया अपने भारी लाल जोड़े में सिर से पैर तक गहनों से लदी सुहाग रात की सेज पर बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी और आंखों में एक नई जिंदगी की उम्मीद। दरवाज़ा खुला और यांश अंदर आया। उसका चेहरा एकदम भावहीन था और आंखों में एक अजीब सी खौफनाक ठंडक थी जो कमरे के रोमांटिक माहौल से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। श्रेया ने झिझकते हुए अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसने अपने कांपते हाथों से रियांश का कोट उतारना चाहा। अपनी नज़रों और अपने स्पर्श से उसे खुद के करीब आने का मूक नियंत्रण दिया। वह खुद को पूरी तरह से उसे सौंपने के लिए कह रही थी, यह जताते हुए कि अब वह सिर्फ उसकी है। लेकिन रियांश ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी उंगलियां अचानक श्रेया के कंधों पर एक लोहे की शिकंजे की तरह कस गई। उसने श्रेया को इतनी जोर से पीछे की तरफ धकेला कि वह लड़खड़ा कर बिस्तर पर जा गिरी। ऐसे कैसे तुम्हें अपना लूं? रियांश की आवाज़ में एक खतरनाक शांति थी जो किसी विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। उसकी आंखें नफरत से जल रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सेज पर प्यार भरी रात बिताऊंगा? तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान जाते जाते बची है। तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें इसी कमरे में मिलेगी। तुम्हें मैं नरक दिखाऊंगा, ठीक है? इससे पहले कि श्रेया कुछ समझ पाती या अपनी सफाई में एक शब्द भी कह पाती, रियांश ने उसे बेदर्दी से अपनी ओर खींचा। उस रात उस कमरे में कोई प्यार नहीं था, कोई इजहार नहीं था, सिर्फ रियांश के अंदर उबलता हुआ प्रतिशोध था। उसने श्रेया की हर उस उम्मीद को बेरहमी से कुचल दिया जो उसने इस रात के लिए सजाई थी। रियांश ने पूरी तरह से उस पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन एक क्रूर और बेलगाम जानवर की तरह। उसका हर स्पर्श श्रेया के लिए किसी सजा जैसा था। वह जबरदस्ती उसके करीब आया, उसकी रजामंदी, उसकी तड़प या उसके आंसू की परवाह किए बिना उसने उसे अपनी नफरत का शिकार बनाया। यह दर्दनाक सिलसिला पूरी रात एक खौफनाक चक्र की तरह चलता रहा। श्रेया का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी आत्मा छलनी हो चुकी थी। जब रियांश अंततः अपनी इस वहशियाना हरकत से थक गया तो वह उसी बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया। उसने अपना भारी सिर और एक हाथ श्रेया की नंगी कमर पर रख दिया, जैसे वह नींद में भी उसे अपनी कैद में जकड़े रखना चाहता हो ताकि वह भाग ना सके। कमरे में अब सिर्फ रियांश की भारी सांसों और श्रेया की दबी हुई सिसकियों की आवाज़ थी। रियांश गहरी नींद में था, जबकि श्रेया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंधेरे में छत को घूरते हुए, दर्द और अपमान के उस कड़वे घूंट को पीते हुए वह रात भर सिसकती रही। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसे खुद भी पता नहीं चला कि आंसुओं से भीगी उसकी पलकें कब थकान के भारी बोझ तले मुंद गई और वह कब एक अशांत डरावनी नींद में डूब गई। सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और सूरज की तेज किरणें कमरे में आ रही थी। उसका पोर पोर बुरी तरह से दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने उसे रात भर पत्थरों से पीटा हो। उसने भारी आंखों से करवट ली तो पाया कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से खाली था और वहाँ की चादरें बुरी तरह बिखरी पड़ी थी। कमरे में सन्नाटा था। रियांश वहाँ नहीं था। वह कांपते पैरों से किसी तरह उठी और कमरे के कोने में रखे बड़े से आदम कद शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। शीशे में अपना अक्स देखते ही उसके अंदर का सारा डर, दुख और कमजोरी अचानक एक भयंकर ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ी। उसकी गर्दन, बाहों और सीने पर रियांश की नफरत और उस जबरदस्ती के लाल और नीले निशान साफ चमक रहे थे। उसके होठ सूजे हुए थे और उसकी बिखरी हुई हालत
उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा रही थी। उन निशानों को देखकर श्रेया की आंखों में कल रात वाली बेबसी नहीं थी, बल्कि एक दहकता हुआ, अंधा कर देने वाला गुस्सा था। उसकी मुठियां कस गई, उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभने लगे और उसके होठ गुस्से से कांपने लगे। कमीने इंसान, सुअर के बच्चे! श्रेया के मुंह से अचानक गालियों का एक सैलाब फूट पड़ा, जो उसकी हताशा और बेतहाशा क्रोध का सीधा परिणाम था। वह लगभग चीखते हुए खुद से बात कर रही थी। तूने अपनी औकात दिखा दी रेयांश। तूने मेरे साथ जो जानवरों वाला सुलूक किया है, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। तूने मुझे नरक दिखाने की बात कही थी ना, क्योंकि तूने मुझे छुआ है, मेरे जिस्म पर ये निशान दिए हैं। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि असली नरक क्या होता है। उस खाली कमरे में गूंजती उसकी गालियां और शीशे में दिख रही उसकी आंखों का वो खूंखारपन साफ बता रहा था कि रेयांश ने अपने भाई का बदला लेने के चक्कर में एक बहुत बड़ी और खतरनाक आग को जन्म दे दिया था, जो अब उसे ही जलाने वाली थी। श्रेया जैसे तैसे खुद को संभाल कर बाथरूम में गई। ठंडे पानी की फुहारों ने उसके शरीर की थकान को थोड़ा कम जरूर किया, लेकिन उसके अंदर धधकती बदले और नफरत की आग अब और भी तेज भड़क उठी थी। नहाकर जब वह तौलिए में लिपटी हुई बाहर आई, तो सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम अचानक वहीं ठिठक गए और वो बुरी तरह चौंक गई। रेयांश आराम से बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथों में कल रात वाला सफ़ेद मोगरे का गजरा लिपटा हुआ था और वह उसे उंगलियों से घुमाते हुए श्रेया को देखकर एक अजीब सी उकसाने वाली मुस्कान के साथ निहार रहा था। उसकी उस बेशर्म मुस्कान को देखकर श्रेया का मन किया कि अभी दौड़कर जाए और उसी गजरे से उसका गला घोंट दे, लेकिन उसने अपनी उबलती हुई नसों को काबू में किया, नफरत से आंखें फेरी और उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर तैयार होने लगी। उसने एक खूबसूरत लाल रंग की साड़ी चुनी। जैसे ही उसने शीशे के सामने साड़ी लपेटना शुरू किया, शीशे में उसे रेयांश की नज़रें अपने ऊपर गड़ी हुई दिखी। रेयांश की आंखें उसकी साड़ी के बीच से झांकती उसकी गोरी नंगी कमर और उसकी खुली हुई पीठ पर ऐसे रेंग रही थी, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को निहार रहा हो। गीले बालों से टपकता पानी उसकी कमर तक जा रहा था। श्रेया की वह बेइंतहा खूबसूरती उस पल के लिए रेयांश के अंदर की सारी नफरत और गुस्से पर भारी पड़ रही थी। वह अपनी पलकें झपकाना भूल गया था और बस उसे ही घूरे जा रहा था। श्रेया को किसी का भी इस तरह उसे घूरना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, और वो भी उस इंसान का जिसने कल रात उसके साथ वो बहसियाना सुलूक किया था। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह झटके से पलटी और अपनी उंगली उसकी तरफ तानते हुए गुस्से से फुफकारी, क्या है? क्या घूरे जा रहे हो वहाँ बैठकर? अगर अपनी ये गंदी नज़रें मेरे जिस्म से नहीं हटाई ना, तो तुम्हारी ये दोनों आंखें नोच कर बाहर निकालूंगी, समझे तुम? उसकी इस धमकी और तीखे तेवर को देखकर रेयांश का मर्दवादी अहंकार जाग उठा। उसका गुस्सा भड़क गया। वह एक झटके में बिस्तर से उठा और लंबे डग भरता हुआ श्रेया के पास पहुंचा। इससे पहले कि श्रेया कुछ समझ पाती, रेयांश ने उसका हाथ मोड़ा और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि श्रेया सीधे उसके चौड़े सीने से जा टकराई। आंखें निकालोगी तुम मेरी? रेयांश ने फुसफुसाते हुए कहा, और बिना एक सेकंड गवाए उसने अपने होठ श्रेया के होठों पर क्रूरता से दबा दिए। यह कोई प्यार भरा किस नहीं था, यह पूरी तरह से हावी होने, उसे डराने और चुप कराने की कोशिश थी। श्रेया ने तुरंत खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। उनका झगड़ा बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह हाथापाई में बदल गया। उसने रेयांश के सीने पर मुक्के मारे, उसके कंधों को नोचा, लेकिन रेयांश का पागलपन और बढ़ गया। वह और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया और उसकी कमर को इतनी ज़ोर से भींचा कि श्रेया के होठों से एक सिसकी निकल गई।
लेकिन श्रेया हार मानकर रोने वाली लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की, अपने दोनों हाथों से रेयांश के सीने पर एक जोरदार धक्का मारा और जैसे ही रेयांश थोड़ा पीछे हुआ, श्रेया ने अपना दायां हाथ हवा में घुमाया और सीधा एक जोरदार मुक्का रेयांश के मुंह पर जड़ दिया। मुक्का इतना जोरदार और सटीक था कि रेयांश 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने अपना हाथ अपने जबड़े पर रखा, जो पूरी तरह झनझना गया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस लड़की ने उसे मुक्का मार दिया है। श्रेया हाँफ रही थी, उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। उसने बिना रुके अपनी भड़ास निकाली। क्या लगा था तुम्हें रेयांश कि तुम एक औरत के साथ ज़बरदस्ती करेगा, उसे अपनी ताकत दिखाएगा और वो सुबह उठकर डर के मारे तेरे पैरों में गिर कर रोएगी? अपनी ये गलत फहमी इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल दे। तुमने जो कल रात किया वो तेरी मर्दानगी नहीं, तेरी सबसे बड़ी कायरता थी। अपने भाई का बदला लेने के लिए तूने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। तू मुझे नरक दिखाना चाहता था ना? तो अब कान खोल कर सुन ले, मैं वो शैतान हूँ जो उस नरक पर राज करती है। तूने मेरे जिस्म पर जो ये निशान दिए हैं ना, इसकी एक एक पाई न वसूल की तो मेरा नाम श्रेया नहीं। रेयांश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। मुक्के का दर्द और श्रेया की ये चुभती हुई ललकारती बातें उसके दिमाग की नसें फाड़ रही थी। तेरी इतनी हिम्मत? रेयांश ने दांत पीसते हुए दहाड़ लगाई और वह वापस श्रेया की तरफ झपटा। उसने श्रेया के दोनों कंधे दबोच लिए और उसे दीवार से सटाकर कुछ बहुत ही खौफनाक बोलने वाला था कि तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रेयांश और श्रेया दोनों के शरीर अचानक सतर्क हो गए। बाहर से एक औरत की आवाज़ आई, रेयांश बेटा दरवाज़ा खोलो, सुबह हो गई है। घर के हॉल में सब नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से तैयार होकर बहू को नीचे लेकर आओ। अंदर कमरे में दोनों एक दूसरे की आंखों में मौत का फरमान लिए देख रहे थे। दोनों की सांसें तेज थी। अंदर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, लेकिन बाहर की दुनिया और परिवार के लिए अब उन्हें सीढ़ियां उतरते ही एक खुशहाल नई नवेली जोड़ी का नाटक करना था। श्रेया ने अपनी पूरी ताकत से रेयांश के सीने पर हाथ रखा और उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। रेयांश, जो दरवाजे की दस्तक से पहले ही थोड़ा चौंका हुआ था, 2 कदम पीछे खिसक गया। श्रेया ने उसे एक आखिरी नफरत भरी नज़र से देखा, आईने के सामने अपना पल्लू ठीक किया और बिना कोई और बात किए पूरी शान और गुरूर के साथ दरवाज़ा खोलकर नीचे चली गई। नीचे हॉल में मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। श्रेया ने एक आदर्श और संस्कारी बहू होने का ऐसा बेहतरीन नाटक किया कि किसी को भी उनके बीच की उस जहरीली कड़वाहट की भनक तक नहीं लगी। रस्म खत्म होते ही रेयांश ने राहत की सांस ली, अपनी घड़ी देखी और अपना कोट उठाते हुए ऑफिस जाने के लिए मुड़ा। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे टोक दिया, रेयांश, आज ही तो शादी हुई है और तुम अभी से ऑफिस भाग रहे हो। पहले नई बहू को हमारी कुल देवी के मंदिर लेकर जाओ, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही तुम कहीं जाओगे। रेयांश का जबड़ा गुस्से से कस गया। वह चीख कर मना करना चाहता था, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों के सामने उसे अपने गुस्से का कड़वा घूंट पीना पड़ा। उसने एक तीखी और खूंखार नज़र श्रेया पर डाली और ना चाहते हुए भी उसे साथ चलने का इशारा किया। मंदिर का पूरा रास्ता एक भयानक और दमघोंटू सन्नाटे में कटा। कार के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि मानो उसे चाकू से काटा जा सकता हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुड़कर देखना तो दूर, एक शब्द भी नहीं कहा। वे बस अपनी अपनी खिड़की से बाहर घूरते रहे, अपने अपने दिमाग में एक दूसरे को बर्बाद करने के मंसूबे बुनते हुए। मंदिर पहुंचते ही जैसे ही वे प्रांगण की सीढ़ियों के पास पहुंचे, श्रेया की नज़र अचानक एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वह बच्ची खेलते खेलते सीढ़ियों पर पड़े टूटे हुए शीशे के एक एक टुकड़े की तरफ बेतहाशा दौड़ रही थी। श्रेया ने बिना एक पल की भी परवाह किए
बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा दी। उसने बच्ची को तो सुरक्षित खींच लिया, लेकिन उस आपाधापी में उसका अपना पैर उस बड़े से कांच के टुकड़े पर जोर से पड़ गया। कांच उसके पैर के तलवे को चीरता हुआ गहराई तक चुभ गया और पल भर में ही खून की धार बह निकली। श्रेया के मुंह से दर्द की एक तेज सिसकी निकल गई और वह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और खून मंदिर की सफ़ेद सीढ़ियों को लाल कर रहा था। रेयांश जो कुछ कदम पीछे था, यह सब देखकर भी उसके चेहरे पर कोई चिंता या घबराहट नहीं आई। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक और मज़े लेने वाली मुस्कान तैर गई। वह धीरे धीरे चलकर श्रेया के पास आया, अपना हाथ अपनी कमर पर रखा और बेहद ड्रामेबाज अंदाज में बोला, अरे बीबी जी, ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे तो पैर ही लहूलुहान हो गए। फिर उसने जानबूझकर मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर जोर से कहा, ताकि आसपास खड़े लोग भी सुन सकें, सॉरी देवी माँ, मेरी बीबी अब तुम्हारे दरबार तक नहीं आ सकती। लगता है हमें यहीं से वापस चलना होगा। मंदिर में मौजूद तमाम लोगों की नज़रें अब उन दोनों पर गड़ गई थी। लोग फुसफुसा रहे थे और उनकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। लोगों को घूरता देख और अपनी इज्जत का तमाशा बनते देख रेयांश ने अचानक आगे बढ़कर श्रेया को अपनी दोनों बाहों में भर लिया और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया इस अचानक हुए स्पर्श से पूरी तरह कसमसा गई। कल रात की यादों से उसका शरीर वैसे ही ऐंठ रहा था। उसने रेयांश की छाती पर हाथ मारते हुए खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की और गुस्से से फुसफुसाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। मुझे नीचे उतारो इसी वक्त। मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रेयांश ने लोगों की तरफ देखकर एक बहुत ही झूठी और प्यारी सी मुस्कान दी, लेकिन श्रेया के कान के पास झुककर वह बिल्कुल जहरीली और सर्द आवाज़ में फुसफुसाया, शांति से मेरी गोद में पड़ी रहो जंगली बिल्ली। अगर ज़्यादा हाथ पर मारे ना तो यहीं सीढ़ियों से नीचे पटक दूंगा और तुम्हारा दूसरा पैर भी टूट जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे तुम्हारे इस खून से कोई हमदर्दी हो रही है। बस ये तमाशबीन लोग घूर रहे हैं, इसीलिए अच्छा पति बनने का नाटक करना पड़ रहा है, वरना तुम यहाँ तड़प तड़प कर मर भी जाती ना तो मैं पलट कर नहीं देखता। श्रेया का खून खौल गया। उसने गुस्से में अपने नाखून रेयांश के कोट के अंदर उसकी छाती पर गड़ा दिए और दांत पीस कर बोली, तुम्हारे जैसे नीच इंसान से मैंने कोई उम्मीद रखी भी नहीं है। बस एक बार मेरा घाव ठीक होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली खून के आंसू कैसे रुलाए जाते हैं। तुम पछताओगे रेयांश, तुमने जिस आग को छुआ है वो तुम्हें राख कर देगी। रेयांश ने उसकी इस बात पर एक ठंडी मुस्कान दी और उसे अपनी बाहों में और कसते हुए भारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। श्रेया उसकी गोद में बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह कसमसाती, उसकी छाती पर नाखून चुभाती और मुँह में उसे दुनिया भर की गालियाँ देती, जबकि रेयांश दुनिया के सामने एक परवाह करने वाले पति का नकाब ओढ़े मुस्कुराता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ता रहा। रेयांश ने बाहर खड़े लोगों को दिखाने के लिए अपना यह नाटक जारी रखा। वह श्रेया को अपनी मजबूत बाहों में उठाए हुए मंदिर के मुख्य प्रांगण की तरफ बढ़ गया। मंदिर के शांत और पवित्र वातावरण में पंडित जी पूजा संपन्न कर रहे थे। एक नवविवाहित जोड़े को इस तरह आते देख पंडित जी ने तुरंत आगे बढ़कर उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और उन्हें सदा सुहागन रहने तथा जीवन में हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। इसी बीच मंदिर की एक शिष्या ने श्रेया के पैर से बहते खून को देख लिया। वह तुरंत अंदर भागी और एक साफ कपड़ा, पानी और औषधीय लेप लेकर आई। उसने बड़े ध्यान से श्रेया के पैर के तलवे से कांच का टुकड़ा बाहर निकाला, घाव को साफ किया और उस पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी ताकि खून का बहना रुक सके। जब यह सब प्रक्रिया चल रही थी, रेयांश और श्रेया एक दूसरे के बेहद करीब थे। पंडित जी उसे मंत्रों के साथ आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत का उबाल था।
वे दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते हुए मन ही मन एक दूसरे को कोस रहे थे और सबसे बुरा बोल रहे थे। श्रेया जहाँ रियांश की अहंकार को तोड़ने की कसम खा रही थी, वहीं रियांश उसे और तड़पाने के मंसूबे बना रहा था। जैसे ही आशीर्वाद और प्राथमिक उपचार का काम पूरा हुआ, रियांश ने एक बार फिर श्रेया को अपनी गोद में उठाया और भारी कदमों से बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। कार के पास पहुंचकर उसने कोई भलम साहत नहीं दिखाई। उसने एक हाथ से दरवाज़ा खोला और श्रेया को लगभग सीट के अंदर फेंक दिया। इस तरह अचानक फेंके जाने से श्रेया का जख्मी पैर कार के निचले हिस्से से टकरा गया, जिससे उसके पूरे बदन में एक तेज टीस उठी। श्रेया दर्द और गुस्से से तिलमिलाकर चिल्ला उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह फेंकने की? तुम इंसान हो या कोई जानवर? श्रेया के इस तरह चिल्लाने से रियांश का गुस्सा और भड़क गया। उसने तुरंत कार के अंदर झुककर श्रेया के चेहरे को अपनी उंगलियों में दबोचा और उसके होठों पर एक और क्रूर जबरदस्ती का किस जड़ दिया। श्रेया इस अचानक हुए हमले से स्तब्ध रह गई। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसे अपनों से दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन रियांश का आक्रामक रूप और बढ़ गया। उसने उसे और भी ज़्यादा बेरहमी से दोबारा किस किया। इस बार यह किस इतना हिंसक था कि श्रेया के होठों के साथ साथ उसके पूरे शरीर का दर्द बहुत बढ़ गया। उसके मुंह से दर्द की एक कराह निकल गई। श्रेया की आंखों में आंसू देखकर रियांश थोड़ा पीछे हटा, कार का दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और उसे सीधे अस्पताल की तरफ ले जाने लगा। जब श्रेया ने उसे नफरत से घूरा तो उसने ठंडे अंदाज में कहा, मैं घर वालों के सामने एक बुरा पति नहीं बन सकता ना। अगर तुम्हें इसी हाल में घर ले गया तो सब मुझसे सवाल करेंगे, इसीलिए पहले तुम्हारा ये घाव पूरी तरह ठीक करवाना ज़रूरी है। अस्पताल में ठीक से पट्टी करवाने के बाद जब वे दोनों वापस घर पहुँचे तो कार रुकते ही श्रेया ने खुद उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने अपना पैर कार से बाहर निकाला, रियांश ने उसे फिर से एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया पूरी तरह चिढ़ गई। उसने उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए गुस्से से फुसफुसा कर कहा, क्या है ये? क्या बार बार यह झूठा नायक बनने का नाटक कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। रियांश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, करना पड़ेगा ना। आखिर दुनिया के सामने मैं एक बहुत अच्छा पति जो हूँ, और वैसे भी तुम्हारी यह हालत देखकर माँ मुझसे 50 सवाल करेंगी। इससे पहले कि श्रेया उसके जवाब पर कुछ और बोल पाती, तभी घर के मुख्य दरवाजे से रियांश की बहन दौड़ती हुई बाहर आई। अपनी भाभी को भाई की गोद में और पैर पर सफ़ेद पट्टी बंधी देखकर वह एकदम घबरा गई। उसने हैरान होकर पूछा, भाभी आपको क्या हो गया? यह पैर में चोट कैसी लगी? देखते ही देखते रियांश की पूरी फैमिली वहाँ इकट्ठा हो गई। माँ, चाची और बाकी सब नई बहू की यह हालत देखकर बेहद परेशान और चिंतित हो गए। चारों तरफ से सवालों की बौछार होने लगी। रियांश ने तुरंत स्थिति को संभाला और सबको शांत करते हुए बोला, आप सब कृपया परेशान मत होइए। मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्ची को बचाते हुए श्रेया का पैर कांच पर पड़ गया था। मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले गया था। अब यह बिल्कुल ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। सबको तसल्ली देने के बाद रियांश श्रेया को उठाकर सीधे अपने कमरे के अंदर ले गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा और भारी दरवाज़ा बंद हुआ, उसने अपनी बाहों की पकड़ ढीली की और श्रेया को बिना किसी परवाह के सोफे पर पटक दिया। इस तरह झटके से पटके जाने के कारण श्रेया के पूरे शरीर में, खासकर उसके जख्मी पैर में एक असहनीय और तीखा दर्द हुआ। वह दर्द से बिलबिला उठी। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वह सोफे पर बैठे बैठे ही चीख पड़ी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहते क्या हो मुझसे? कभी गोद में उठाते हो तो कभी इस तरह जानवरों की तरह पटक देते हो। रियांश के चेहरे पर एक खौफनाक और सर्द मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ा, सोफे पर झुका और उसने श्रेया के चेहरे को अपनी मजबूत उंगलियों के शिकंजे में कसकर पकड़ लिया।
उसने उसके चेहरे को अपने बेहद करीब खींचते हुए उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम जानना चाहती हो तुम? तो सुनो, तुम्हें नरक जो दिखाना है ना मुझे, मेरे भाई की जान तुम्हारी वजह से जाते जाते बची है। तुमने जो दर्द और तड़प उसे दी है, मुझे उसका एक एक कतरा तुम्हें वापस लौटाना है। मैं तुम्हें उतनी ही तड़प और उतना ही दर्द दूंगा जितना मेरे भाई ने सहा है। उसकी यह बात सुनकर श्रेया के अंदर का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क गया। उसकी आंखों में नफरत के अंगारे दहक रहे थे, लेकिन वह दर्द और गुस्से के मारे कुछ बोल नहीं पाई। रेयांश ने उसका चेहरा झटका, अपनी घड़ी देखी और सीधे अंदाज में बोला, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद घर वाले फिर से तुम्हारे साथ वही रस्में और बातें करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। उनके सामने अपना यह नाटक जारी रखना। इतना कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद श्रेया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कमरे के खालीपन में रेयांश को दुनिया भर की गालियां दी और खुद को इस नरक से आज़ाद करने की कस्में खाई। दिन ढल गया और शाम बीत गई। श्रेया दिन भर घर वालों के सामने मुस्कुराने का नाटक करती रही, लेकिन उसका शरीर और मन दोनों पूरी तरह थक चुका था। रात को जब रेयांश ऑफिस का काम खत्म करके काफ़ी देर से वापस कमरे में आया तो पूरे कमरे में सन्नाटा था। श्रेया बिस्तर के कोने में करवट लिए गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब भी उन मानसिक और शारीरिक थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे जो उसने पिछले 24 घंटों में झेली थी। रेयांश ने उसे कुछ देर शांत भाव से देखा और फिर बिना कोई आवाज़ किए कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया। कमरे में घुसते ही रेयांश की नज़र बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही श्रेया पर पड़ी। थकान के कारण उसका चेहरा बेहद शांत और मासूम लग रहा था, लेकिन उस भोली सी शक्ल को देखकर रेयांश के अंदर सुकून के बजाय नफरत का एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। वह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की ने उसके भाई को इतनी तकलीफ दी है, वह इतने सुकून से कैसे सो सकती है। वह भारी कदमों से बिस्तर के पास गया और बिना कुछ सोचे समझे अचानक श्रेया के ऊपर आ गया। उसने अपने होठ क्रूरता से श्रेया के होठों पर दबा दिया। इस अचानक हुए स्पर्श और भारीपन से श्रेया की नींद झटके से टूट गई। घबराहट में उसने रेयांश को पूरी ताकत से धक्का देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन रेयांश पहले से ही सतर्क था। उसने श्रेया के दोनों हाथों को एक ही झटके में पकड़कर बिस्तर से चिपका दिया और अपना सारा वजन उसके ऊपर डाल दिया। खुद को इस तरह बेबस पाकर श्रेया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना एक पल गवाए अपने दांत रेयांश के निचले होठ पर इतनी जोर से गड़ा दिए कि रेयांश के मुंह से एक सिसकी निकल गई और उसके होठ से खून की एक ताज़ी बूंद छलक आई। खून का स्वाद महसूस होते ही रेयांश की आंखों में एक शैतान उतर आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत श्रेया, वह फुफकारा। उसकी आवाज़ में एक खौफनाक गूंज थी। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम सुकून की नींद चाहती थी ना, अब तुम्हारी नींद मैं हमेशा के लिए हराम कर दूंगा। इसके बाद रेयांश ने उसके जख्मी पैर या उसकी चीखों की कोई परवाह नहीं की। उसने ज़बरदस्ती करते हुए श्रेया की साड़ी को बेरहमी से खींचकर निकाल दिया और उसे हर तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया। श्रेया ने खुद को बचाने के लिए बहुत छटपटाई, जिसके कारण उसके पैर की पट्टी खुल गई और उस गहरे घाव से फिर से ताज़ा खून बहने लगा। सफ़ेद चादर पर खून के धब्बे पड़ने लगे, लेकिन रेयांश के सिर पर हैवानियत सवार थी। उसने श्रेया की एक न सुनी और अपनी सारी हदें पार करते हुए उसके साथ वह सब कुछ किया जो एक क्रूर इंसान ही कर सकता है। जब वह अपनी इस हैवानियत से थक गया तो वह वहीं बिस्तर पर गिर कर सो गया, जबकि श्रेया दर्द, अपमान और बेबसी में पूरी रात सिसकती रही। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई तो श्रेया की आंख खुली। उसने देखा कि रेयांश उसी की पेट पर अपना सिर रखकर बड़े आराम से सो रहा है। कल रात की खौफनाक यादें और अपने शरीर का दर्द महसूस करते ही
श्रेया का खून खौल उठा। उसने अपने उसी जख्मी पैर को, जिसमें हद से ज़्यादा दर्द था, पूरी ताकत से उठाया और रियांश के सीने पर एक जोरदार लात मारी। रियांश बिस्तर से सीधा जमीन पर जा गिरा। उसकी नींद एक झटके में टूट गई। वह अपना सीना सहलाते हुए गुस्से से चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या तुम? ये क्या बदतमीजी है? श्रेया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने बिना कुछ बोले साइड टेबल पर रखा सारा सामान, कांच का जग, पानी का गिलास, अलार्म क्लॉक, एक एक करके रियांश की तरफ पूरी ताकत से फेंकना शुरू कर दिया। रियांश खुद को बचाते हुए इधर उधर भागने लगा। रुक जाओ जंगली बिल्ली, रियांश ने एक तकिए से खुद को बचाते हुए कहा और फिर उसकी नज़र श्रेया पर गई। अरे पहले अपने कपड़े तो पहन लो, सब दिख रहा है तुम्हारा। यह सुनते ही श्रेया को अपनी हालत का एहसास हुआ। उसने हड़बड़ाहट में तुरंत कंबल खींचा और खुद को उसमें पूरी तरह लपेट लिया। रियांश मौके का फ़ायदा उठाकर तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। उसके जाते ही श्रेया की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। आज तक किसी भी लड़के की उसे छूना तो दूर, उससे ढंग से बात करने तक की हिम्मत नहीं हुई थी, और इस इंसान ने 2 बार उसके जिस्म को इस बेदर्दी से नोचा था। उसे खुद पर और रियांश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन रात भर के दर्द और रोने के कारण वह इतनी थकी हुई थी कि रोते रोते वहीं बिस्तर पर फिर से उसकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद जब रियांश तैयार होकर कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो आधा खुला दरवाज़ा देखकर उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र अंदर सोती हुई श्रेया पर पड़ी। फिर उसकी नज़र बिस्तर की चादर और श्रेया के पैर पर जमे हुए खून पर गई। उस खून को देखकर एक पल के लिए रियांश के अंदर का इंसान जागा। उसे अपनी कल रात की हैवानियत पर बुरा लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने सिर को झटका, अपनी उस भावना को कुचला और खुद को समझाते हुए धीरे से बुदबुदाया, जो भी हुआ वो इसी के लायक है। वह दरवाजे के पास आया और अंदर की तरफ झांकते हुए सख्त आवाज़ में बोला, सुनो, बाहर किसी को बोलना मत कि ये सब मैंने किया है, समझे तुम? तभी अचानक अंदर से एक भारी तकिया उड़ता हुआ सीधा रियांश के मुंह की तरफ आया। श्रेया जाग चुकी थी। रियांश ने मुश्किल से अपना चेहरा बचाया और फुर्ती से वहाँ से खिसक गया। कमीना कहीं का, श्रेया ने दांत पीसते हुए कहा। इसे इसकी दादी नानी याद न दिला दी तो मेरा नाम भी श्रेया नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब बहुत हो गया। यहाँ घूट घूट कर ऐसे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन अब यह मेरी बर्दाश्त से बाहर है। क्या बोल रहे थे? अच्छा बच्चा है, अच्छे बच्चे का ये भी नहीं है। वह एक झटके में बिस्तर से उठी। पैर का दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दर्द की एक सिकन तक नहीं आने दी। वह बिल्कुल ऐसे बाथरूम में गई जैसे उसे कोई दर्द ही ना हो रहा हो। उसने खुद अपने पैर के घाव को साफ किया, नई पट्टी बांधी और तैयार होने लगी। कुछ देर बाद श्रेया एक बेहद खूबसूरत और भारी साड़ी पहनकर अपने सारे दर्द को एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपाकर नीचे हॉल में उतरी। नीचे घर में काफ़ी गहमा-गहमी थी। मेहमान आ चुके थे और उसकी ननद की सगाई की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। रियांश की माँ ने जैसे ही श्रेया को देखा, वो खुशी से चहक उठी। उन्होंने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे सारे रिश्तेदारों और मेहमानों से मिलवाना शुरू कर दिया। देखिए, ये है हमारी नई बहू श्रेया, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है और गुण तो इसमें कूट कूट कर भरे हैं। माँ उसकी जम कर तारीफ कर रही थी। श्रेया सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि भीड़ में से किसी की बहुत ही गंदी और हवस भरी नज़रें उसके शरीर को घूर रही है। उसने अपनी पलकें उठाकर उस दिशा में देखा।
तो पाया कि एक आदमी की नज़रें उसकी साड़ी के पल्लू और उसकी कमर पर ऐसे गड़ी थी जो उसके अंदर एक नई घिन और खतरे की घंटी बजा रही थी। किचन में घुसते ही श्रेया ने जैसे ही कुछ बनाने के लिए सामान संभाला, उसकी चाची सास ने उसे टोक दिया, नहीं बहू, आज सगाई की रस्मों की वजह से हलवाई आ रहे हैं, तुम जाओ और आराम करो। श्रेया के लिए आराम शब्द उस घर में किसी मजाक जैसा था। वह एक गिलास पानी लेकर बालकनी की तरफ निकल गई। रात की ठंडी हवा चेहरे पर पड़ते ही उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन यह सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। अचानक पीछे से किसी के कदम महसूस हुए। वह कोई और नहीं बल्कि वह लड़का था जिसकी सगाई होने वाली थी। वह धीरे से श्रेया के करीब आया और उसके रंग रूप की तारीफों के पुल बांधने लगा। श्रेया ने शुरुआत में तो एक फीकी सी मुस्कान दी, लेकिन जब उस लड़के की बातें गंदी और ओछी होने लगी तो श्रेया का पारा चढ़ गया। इससे पहले कि वह लड़का उसे ज़बरदस्ती दीवार से सटाने की कोशिश करता, श्रेया ने फुर्ती से उसे गर्दन से दबोचा और दीवार के साथ सटाकर उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, अपनी औकात और अपनी जुबान दोनों को काबू में रखो। गलत इंसान से पंगा ले रहे हो तुम। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी होने वाली बीवी के सामने आई ना, उस दिन तुम्हारी ये सगाई क्या, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। याद रखना, मैं वो आग हूँ जो तुम्हें भस्म करने के लिए काफ़ी है। उसकी आंखों में चमकती आग देखकर वह लड़का झेंप गया और वहाँ से खिसक गया। श्रेया ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि आखिर ये लोग अपनी बेटी का हाथ ऐसे दरिंदे के हाथ में कैसे दे सकते हैं। लेकिन तहकीकात करने पर उसे पता चला कि लड़की खुद उसकी दीवानी है। वह प्यार की ऐसी पट्टी बांधे बैठी है कि उसे सच दिखा ही नहीं देता। श्रेया कमरे में लौट आई और लैपटॉप खोलकर कुछ जटिल सीक्रेट कोड टाइप करने लगी जो उसकी दुनिया का हिस्सा थे। तभी रियांश कमरे में दाखिल हुआ। उसका अंदाज हमेशा की तरह हुक्म चलाने वाला था। मेरे एक बिजनेस पार्टनर की आज बर्थडे पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अभी जाकर तैयार हो जाओ। श्रेया ने ठंडे स्वर में मना कर दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी पार्टी में। रियांश उसके पास आया, उसके चेहरे को करीब से देखते हुए बोला, मेरे पास विकल्प चुनने का समय नहीं है श्रेया, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं चली तो मुझे तुम्हारे पिता के बिजनेस को सड़क पर लाने में चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। श्रेया के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसके मन में आया कि ला दो सड़क पर, मुझे क्या, लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। शाम को श्रेया जब ब्लैक गाउन पहनकर बाहर निकली तो उसकी खूबसूरती किसी म्यान से निकली तलवार जैसी तीखी थी। कार में बैठते ही रियांश ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कटाक्ष किया, इतनी मेहनत किसको दिखाने का इरादा है? कहीं वो लड़का तो नहीं जिससे बालकनी में बातें हो रही थी? श्रेया ने तपाक से जवाब दिया, मेरे कपड़े मेरा चुनाव है रियांश, और तुम्हारी ये घटिया सोच तुम्हारी परवरिश को दर्शाती है। मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे अपनी गरिमा का ख्याल है, जो शायद तुम जैसे रेप्यूटेड बिजनेसमैन के पास कभी थी ही नहीं। जुबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। रियांश ने स्टीयरिंग जोर से दबाते हुए कहा, तुमने शुरू किया था। श्रेया ने पलटवार किया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डराकर अपने पैरों की धूल बना लोगे तो तुम गलत हो। मैं किसी भी खेल में हार नहीं मानती, फिर चाहे वो तुम्हारी पार्टी हो या ये नफ़रत का खेल। पार्टी में पहुंचते ही रियांश का असली रंग दिखा। वह अपने दोस्तों और मॉडल जैसी दिखने वाली लड़कियों के बीच घिर गया। उसे औरतों से सख्त नफरत थी, पर आज वह जानबूझकर श्रेया को नीचा दिखाने के लिए उन लड़कियों से हंसी मजाक कर रहा था, ताकि श्रेया को एहसास हो
कि उसकी जगह वहाँ कुछ भी नहीं है। श्रेया हाथ में वाइन का गिलास लिए एक कोने में खड़ी थी। तभी एक बदतमीज आदमी उसके करीब आया। तुम्हारा पति तो अपनी महफिलों में मशगूल है, क्यों न आज रात मेरे साथ मजे करो। उसने श्रेया की कमर पर हाथ डालने की कोशिश की। श्रेया ने बिजली की रफ्तार से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, श्रेया ने टेबल पर रखे अंगूरों का गुच्छा उठाया और उसके मुंह में ठूस दिया। उसकी आंखों में झांकते हुए श्रेया ने बेहद खतरनाक अंदाज में कहा, तुम्हारे जैसे कीड़ों को कुचलना मुझे अच्छे से आता है। अपनी गंदी नीयत और अपना ये हाथ अगर दोबारा मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं तुम्हारे हाथ उसी टेबल पर छोड़ कर जाऊंगी जहाँ से आए हैं। समझ में आया? उसी वक्त रेयांश की नज़र उधर पड़ी। अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ इस तरह करीब देख उसकी आंखों में अजीब सी जलन और गुस्सा भर गया। उसने तुरंत उन लड़कियों को झड़का और लंबे डग भरता हुआ श्रेया की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह उसकी इस आज़ादी से बौखला गया है। रेयांश की आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसने उस आदमी का कॉलर इतनी जोर से पकड़ा कि वह लड़खड़ा गया। रेयांश ने उसे एक जोरदार धक्का दिया और वह आदमी दूर जाकर गिरा। रेयांश की आवाज़ में ऐसी बर्फीली ठंडक थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। उसने उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर कहा, अपनी गंदी नज़रों को मेरी परछाई से भी दूर रखो, वरना अगली बार ये आंखें अपनी जगह पर नहीं होंगी। ये मेरी बीबी है और इसे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। अगर दोबारा इसे देख भी लिया तो याद रखना, इस शहर में तुम्हारे लिए कोई कोना नहीं बचेगा। रेयांश ने उस आदमी को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने एक झटके में मुड़कर श्रेया का हाथ अपने कब्जे में लिया। श्रेया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रेयांश की पकड़ लोहे की जंजीर जैसी थी। वह उसे खींचता हुआ पार्टी हॉल से बाहर अंधेरी बालकनी की ओर ले गया। जैसे ही वे अकेले हुए, रेयांश ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में जलती हुई ईर्ष्या साफ दिख रही थी। इतनी आज़ादी किसने दी तुम्हें? रेयांश ने दांत पीसते हुए पूछा। वो कुत्ता तुम्हें छूने की जुर्रत कैसे कर रहा था? और तुम मुस्कुरा रही थी। श्रेया ने उपहास की हंसी हंसते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर की। मुस्कुरा नहीं रही थी, उसे अपनी औकात दिखा रही थी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें किस बात की जलन हो रही है रेयांश? क्या तुम्हें डर है कि कोई और मेरा इस्तेमाल कर लेगा? वो हक तो सिर्फ तुमने अपने नाम करवा रखा है ना। रेयांश ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा। श्रेया के सिर के पास अपनी जुबान बंद करो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे पसंद नहीं कि कोई और मर्द तुम्हें देखे, तुम्हें छुए या तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। श्रेया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जिम्मेदारी या खिलौना? कल रात तुमने क्या किया था, याद है? तुमने मुझे जिस तरह जलील किया, वो किसी पत्नी के साथ नहीं, एक दुश्मन के साथ किया जाता है। तो फिर आज ये पति होने का ढोंग किस लिए? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें बर्दाश्त नहीं कि कोई और तुम्हारी प्रॉपर्टी को छुए? तुम तो औरतों से नफरत करते हो ना रेयांश, तो फिर मुझसे इतनी नफरत के बावजूद ये कैसा पागलपन है? रेयांश के चेहरे की नसें तन गई। वह झुका और श्रेया के कान के पास फुसफुसाया, मैं नफरत करता हूँ औरतों से, लेकिन तुम मेरी नफरत का वो हिस्सा हो जिसे मैं किसी और को नहीं दे सकता। तुम्हारी ये हर चीज़, ये बगावत, ये गुस्सा सब मेरा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और की हो सकती हो, तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें दुनिया की नज़र से भी बचाकर अपने कमरे के अंधेरे में कैद रखूँगा, लेकिन किसी और को तुम्हें छूने नहीं दूँगा। श्रेया ने अपना सिर पीछे पटक कर दीवार पर मारा और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, कैद कर लो रेयांश, लेकिन याद रखना, पिंजरे में बंद शेरनी मरेगी नहीं,
बल्कि जब मौका मिलेगा तो सबसे पहले अपने शिकारी की गर्दन पर वार करेगी। तुम मुझे अपना समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बर्बादी की वो कड़ी हूँ जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। ये जो आज तुम मुझ पर अपना हक जता रहे हो ना, कल इसी हक के नीचे तुम खुद दबे हुए नजर आओगे। रेयांश ने उसकी गर्दन को हल्का सा अपने हाथ में जकड़ा। प्यार और गुस्से के बीच की उस महीन लकीर को पार करते हुए तो देखते हैं कौन किससे पहले तबाह करता है। चलो, पार्टी ख़त्म हो गई है, घर चलना है। श्रेया ने नफरत से उसे घूरा और आगे बढ़ गई। कार में बैठते ही सन्नाटा फिर से हावी हो गया। रेयांश ने कार स्टार्ट की, लेकिन उसका ध्यान बार बार श्रेया की तरफ जा रहा था। श्रेया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी मुट्ठियाँ बंधी हुई थी। कार की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन श्रेया के लिए दुनिया की रफ्तार एकदम रुक गई थी। कार के अंदर की हवा अचानक उसे बहुत भारी और दमघोटू महसूस होने लगी थी। उसका सिर चकरा रहा था और एक अजीब सी गर्मी उसके जिस्म में दौड़ रही थी। उसने माथा पकड़ा और खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। ये शराब नहीं है, उसने मन में सोचा। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी थी। वो ड्रिंक उस बदतमीज आदमी ने जो सर्व की थी, उसमें ज़रूर कुछ मिलाया था। वह मुझे ऐसे नशे में नहीं देख सकता। यह किसी की सोची समझी साजिश है। रेयांश ड्राइविंग सीट पर बैठा आगे सड़क पर नजरें गड़ाए था। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? मेरी शक्ल देखकर डर गई क्या? श्रेया ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी नज़रें रेयांश पर टिक गई थी, लेकिन वे नज़रें अब पहले जैसी तेज और नफरत भरी नहीं, बल्कि अजीब सी लटकी हुई और मदहोश थी। उसने एक ठहाका लगाया जो कार के सन्नाटे में किसी कांच के टूटने जैसा लगा। डर? तुझसे? श्रेया ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। उसकी हंसी में अब पागलपन था। रेयांश, तू एक मजाक है, एक बहुत ही घटिया, बोरिंग और बेवकूफ़ मजाक। मुझे तुझसे डर नहीं, मुझे तुझ पर हंसी आ रही है। तूने वो ड्रिंक पिलाई मुझे, या शायद तुझे भी नहीं पता कि तेरे दोस्तों में कितने गद्दार बैठे हैं। रेयांश ने कार एक झटके से साइड में रोकी। वह गुस्से में श्रेया की तरफ मुड़ा। क्या बकवास कर रही हो? नशे में धूत हो गई हो क्या? मैंने कहा था ना कि लिमिट में रहना। श्रेया अचानक कार की सीट पर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, जिससे रेयांश हक्का बक्का रह गया। उसने रेयांश का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लिमिट? तो मुझे लिमिट सिखाएगा? अरे तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? तो जिस इंसान को अपनी बीवी समझ कर नचा रहा है, अगर उसने अपनी असली पहचान बता दी ना, तो तेरी ये कंपनी, ये बंगला, ये गुरूर सब एक पल में राख हो जाएगा। तुम पागल हो गई हो। रेयांश ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नशे में श्रेया की पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। हाँ, मैं पागल हूँ, श्रेया चिल्लाई, और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक बहुत मासूम सी हंसी आई। उसने रेयांश के गाल को ज़ोर से खींच दिया। तू कितना क्यूट लगता है जब तू गुस्सा होता है, बिल्कुल उस बंदर जैसा जिसे मैंने बचपन में देखा था। रेयांश के चेहरे का रंग लाल हो गया। श्रेया, हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूँगा। छोड़ दे मुझे। श्रेया ने उसे फिर झकझोरा, जिससे कार हिलने लगी। तुझे क्या लगता है तू मुझे डरा लेगा? तू तो खुद एक पिंजरे में बंद है रेयांश। तू इतना डरपोक है कि तू अपनी बीवी को भी कंट्रोल करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाता है। तुझे पता है तू कौन है? तू जेलर नहीं है, तू गुलाम है, अपनी नफ़रत का गुलाम, अपने अहंकार का गुलाम। वह रुक कर लेकिन पूरी शिद्दत के साथ उसे सुना रही थी। रेयांश, जो अक्सर बहुत कूल रहता था, आज श्रेया की इन हरकतों से पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। वह उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया का नशा उसे एक अलग ही
अस्तर पर ले गया था। तूने मुझे नरक दिखाया था ना। श्रेया ने अब उसकी टाई को अपने हाथों में लपेटकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे रेयांश का सिर उसके करीब आ गया। देख, मैं तुझे नरक दिखाती हूँ। आज की रात मेरी है और तू आज मेरा खिलौना है। उसने अपनी उंगली रेयांश की आंखों पर रखी और उसे पीछे धकेला। रेयांश ने झटके में उसे सीट पर गिराने की कोशिश की तो श्रेया ने अपने पैर से उसकी जांघ पर एक जोरदार लात मारी और साथ ही उसके बालों को मुट्ठी में भर कर खींच लिया। आह श्रेया, पागल हो गई हो क्या? गाड़ी चलानी है मुझे। चला तो कौन मना कर रहा है? श्रेया ने खिलखिलाते हुए कहा और फिर अचानक उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। रेयांश, क्या तूने कभी सोचा है कि तूने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ बदला लेने के लिए? अगर मैं तुझे वो सच बता दूं जो मैंने अपने लैपटॉप में छुपा रखा है तो शायद तू सुबह तक जिंदा ना बचे। तू क्या समझता है मैं सिर्फ एक आम लड़की हूँ? तूने शेरनी के मुंह में हाथ डाला है बेवकूफ़। वह बोलती गई, बड़बड़ाती गई। उसका नशा उसे किसी और ही दुनिया में ले गया था। कभी वह उसे मारने लगती तो कभी उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगती कि तू कितना बुरा है रेयांश, और अगले ही पल उसका बाल नोच कर कहती तू सबसे घटिया इंसान है। रेयांश किसी तरह उसे लेकर घर पहुंचा। जैसे उसने कार का दरवाज़ा खोला, श्रेया ने बाहर निकलने से मना कर दिया। नहीं, मुझे नहीं जाना। वहाँ तेरे घर वाले होंगे, मुझे उनसे भी लड़ना है। मुझे सबको बताना है कि तूने मुझे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। रेयांश ने खींचकर उसे गोद में उठाया तो श्रेया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, ये मुझे किडनैप कर रहा है। ये रेयांश राक्षस है, इसे पुलिस को बुलाओ। रेयांश ने उसके मुंह पर हाथ रखा और तेज कदमों से उसे घर के अंदर ले गया। घर वाले सो रहे थे, लेकिन श्रेया की आवाज़ से सब जाग गए। रेयांश की माँ दौड़ती हुई आई। रेयांश, क्या हुआ? श्रेया को क्या हुआ है? श्रेया रेयांश की गोद से ही चिल्लाई, मम्मी जी, देखिए आपका बेटा, इसने मुझे शराब पिलाई और अब मुझे घर लेकर आया है। यह मुझे मार डालेगा, यह बहुत बुरा है। रेयांश ने दांत पीसते हुए कहा, माँ ये नशे में है, इसे किसी ने पार्टी में कुछ पिला दिया था। मैं इसे सुला देता हूँ। वह उसे लेकर कमरे में भागा। कमरे में पहुँचते उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया, लेकिन श्रेया कहाँ रुकने वाली थी। जैसे ही रेयांश पीछे मुड़ा, श्रेया ने अपने पैर से उसे ट्रिप किया और रेयांश सीधे ज़मीन पर गिरा। श्रेया बिस्तर से उतरी, लड़खड़ाते हुए रेयांश के पास गई और उसके ऊपर बैठ गई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है रेयांश, तूने सोचा था तू मुझे सताएगा, अब देख। वह उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के अंदाज में हाथ घुमा रही थी, लेकिन फिर उसे छू कर हंसने लगी। तू कितना सुंदर है ना। काश तू राक्षस ना होता, काश तू वो होता जिससे मुझे प्यार हो सकता था, लेकिन तू तो गंदा है, बहुत गंदा। रेयांश उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे एक अजीब सी बेचैनी और आकर्षण के साथ जकड़े हुए थी। वह नशे में चूर थी, लेकिन उसकी बातें रेयांश के दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। रेयांश, उसने फुसफुसाया और फिर अचानक उसका मूड बदल गया। उसने रेयांश के कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। अगर कल सुबह मैं मर गई तो याद रखना, तू ही मेरा कातिल होगा। तूने मुझे वो दर्द दिया है जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं श्रेया नहीं, मैं वो तूफान हूँ जो तेरे घर को तबाह कर देगा। उसने अपना सिर रेयांश के कंधे पर रखा और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई। वह गहरी नींद में चली गई थी। रेयांश वहीं ज़मीन पर बैठा, उसे अपनी बाहों में थामे स्तब्ध था। उसके शरीर पर श्रेया के नखों के निशान थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसे उठाया और धीरे से बिस्तर पर लेटाया। उसने देखा कि श्रेया के माथे पर पसीने की बूंदें थी और वह सपने में भी कुछ बड़बड़ा रही थी। रेयांश ने कंबल उसे उठाया और बहुत देर तक उसे निहारता रहा। उस रात पहली बार रेयांश के मन में नफरत से ज़्यादा एक अजीब सी उलझन थी। यह लड़की कौन थी?
वह इतना सब कुछ कैसे जानती थी? और सबसे बड़ी बात, उसे इस बात से इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी कि किसी ने उसे ड्रग्स दिए? उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ़ इसीलिए है क्योंकि यह मेरी प्रॉपर्टी है। सिर्फ़ इसीलिए? लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सवाल घर कर गया था, जिसका जवाब उसे नहीं पता था। उसने लाइट बंद की और कमरे के दूसरे कोने में बैठ गया, पूरी रात श्रेया की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए। उसे पता था कल सुबह जब यह लड़की जागेगी तो यह सब उसे याद नहीं रहेगा, लेकिन आज रात जो उसने कहा था वह रेयांश को चैन से सोने नहीं देने वाला था। सूरज की पहली किरण जब कमरे में फैली तो श्रेया की आंखें पहले ही खुल चुकी थी। वह बिस्तर पर एकटक रेयांश के सोए हुए चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कल रात की वो मखमली नशा या बेबसी का नामो निशान भी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह साफ थी, जिनमें नफरत का एक गहरा समुद्र ठाठे मार रहा था। उसे सब याद आया, हर एक शब्द जो उसने कहा था, हर वो गाली जो उसने रेयांश को दी थी, और सबसे बढ़कर वो एहसास कि कैसे किसी ने उसकी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई थी। रेयांश की तरफ देखते हुए उसके होठों पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान आई जो किसी भी इंसान की रूह कँपा दे। अब वो टॉम एंड जेरी वाली मासूम लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। अब यह खूनी खेल की शुरुआत थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में फैली तो रेयांश को लगा कि श्रेया नशे की खुमारी में होगी। शायद उसे कुछ याद ना हो। वह बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया, चेहरे पर वही पुराना अहंकारी भाव। उसे उम्मीद थी कि श्रेया डरी सहमी, शर्मिंदा और शायद हताश दिखेगी, लेकिन जैसे उसकी नज़रें बिस्तर पर पड़ी वह ठिठक गया। श्रेया बिल्कुल सीधी बैठी थी, उसके बाल सलीके से बंधे थे, चेहरा शांत था और उसकी आंखों में कल रात वाला नशा नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा बर्फीला सुकून था जो किसी भी इंसान की रूह कँपा दे। उसने अपनी नज़रें रेयांश पर टिका दी। रेयांश ने अपना अंदाज बनाए रखते हुए कहा, सुबह हो गई बीबी जी। कल रात जो तुमने किया उसका कोई पछतावा, या शायद नशे में तुम्हें कुछ याद ही ना हो। श्रेया ने हल्के से अपना सिर झुकाया और एक ठंडी कातिलाना मुस्कान बिखेरी। उसने बहुत धीरे से कहा, तुमसे एक गलत फहमी हो गई है रेयांश। तुम्हें लगा कि मैं नशे में थी, इसीलिए मैं अपना होश खो बैठी थी। नहीं, मैं उस ड्रिंक के असर में थी, लेकिन मेरा दिमाग वो हर पल हर सेकेंड पूरी तरह से काम कर रहा था। मुझे कल रात की हर एक बकवास याद है, और यकीन मानो मुझे अपने हर एक शब्द पर पछतावा नहीं, गर्व है। रेयांश का चेहरा सख्त हो गया। वह उसके करीब बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना चाहा। तुमने जो बदतमीजी की उसकी सज़ा। श्रेया ने बिजली की रफ्तार से अपना हाथ झटक दिया और बिस्तर से नीचे उतर आई। उसने रेयांश की आंखों में सीधे देखते हुए उसके कॉलर को अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ, जैसे वह उसे अपनी पूरी तरह से बेइज्जत करने वाली हो। सज़ा? तुम मुझे सज़ा दोगे? रेयांश, अपनी ये मर्दानगी की चादर किसी और पर उड़ाना। कल रात तुमने जो भी किया वो सिर्फ ये साबित करता है कि तुम एक औरत के सामने कितने लाचार हो। तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसे नशीली दवाएं खिलानी पड़ती है, उसे डराना पड़ता है। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम मर्द हो? तुम तो बस एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा हो जो अपनी छोटी सी रियासत में खुद को राजा समझ बैठा हो। रेयांश का गुरूर मानो किसी ने कांच की तरह तोड़ दिया हो। वह दहाड़ पड़ा, श्रेया जुबान संभालो अपनी। श्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में गूंज गई। वह उसके और करीब गई, उसकी छाती पर अपनी उंगली रखी और उसे पीछे की तरफ धकेला। क्यों? सच कड़वा लग रहा है। कल रात जब मैं नशे में थी तो तुम्हें मज़ा आ रहा था ना? तुम्हें लगा था तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें वो सब सुनाया जो तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम समझते हो तुम मुझे नरक दिखा रहे हो। अरे बेवकूफ़, तुम मुझे क्या नरक दिखाओगे? मैं तो वो शैतान हूँ जो उस नरक का दरवाज़ा खोले खड़ी हूँ। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा और गहरा किया, जिससे रेयांश के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। तुम्हारे भाई की जान, वो तो महज एक बहाना है नफरत करने का।
असली बात तो ये है कि तुम्हें डर लगता है। तुम्हें डर लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। कल रात मैंने जो कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, वो महज शराब की बकवास नहीं थी, वो मेरा वादा था। और अब मैं हर दिन हर पल तुम्हारा ये गुरूर टुकड़ों में तोड़ूंगी। तुम मुझे छूने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ दूंगी। तुम मुझे डराने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें अपने ही घर में अजनबी बना दूंगी। रेयांश, जो अब तक उसे डराने की कोशिश कर रहा था, अब अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वही लड़की है जिसे उसने कल रात तक एक खिलौना समझा था। श्रेया ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब किया। उसकी गर्म सांसें रेयांश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूं? ठीक है, मैं रहूंगी, लेकिन तुम मेरे पति नहीं, तुम मेरे बंधक बनोगे। आज से तुम जो भी करोगे उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। और हाँ, वह हल्की सी मुस्कुराई। कल रात तुमने जो नशे में मुझसे किया था, उसका इंतकाम मैं इतनी खूबसूरती से लूँगी कि तुम मौत मांगोगे तो मैं हंस कर कहूँगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है रेयांश। उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर फिराया, लेकिन एक प्यार भरे अंदाज में नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को तड़पते हुए देखना चाहता है। अब जाओ और तैयार हो जाओ। आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और तुम उसे ऐसे खाओगे जैसे तुम्हारा आखिरी खाना हो, क्योंकि मेरे हाथ से मिली हुई हर चीज़ तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम किस आग के साथ खेल रहे हो। रेयांश वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। वह बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखें, जो कल रात तक नफरत और हवस से भरी थी, आज उसमें एक अजीब सी उलझन और खौफ था। उसने पहली बार अपनी हार महसूस की थी। श्रेया बाथरूम की तरफ मुड़ी और मुड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने जाते जाते बस इतना कहा, अगली बार मुझे छूने की हिम्मत करने से पहले याद रखना, शेरनी जब शांत खड़ी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुकी है। वो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही होती है ताकि वो अपने शिकारी का गला काट सके। दरवाज़ा बंद हुआ और रेयांश कमरे के बीचों बीच खड़ा रह गया। उसे पहली बार लगा कि उसने किसी लड़की से शादी नहीं की है, बल्कि उसने अपने ही घर में एक ऐसी तबाही को न्योता दिया है जिसे रोकना अब उसके बस में नहीं है। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर से एक भारी सन्नाटा छा गया। रेयांश वहीं अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ा था। उसका दिमाग सून हो चुका था और श्रेया के कहे हुए एक एक शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियाँ कसी और खुद से बुदबुदाया, ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मुझे इसके बारे में बताया गया था। मुझे तो कहा गया था कि ये एक सीधी सादी, डरी सहमी सी लड़की है जो मेरी एक आवाज़ पर कांप जाएगी, लेकिन ये तो किसी और ही मिट्टी की बनी है। कल रात भी ये नशे में किसी असली पहचान और मुझे तबाह करने की बातें कर रही थी, और आज जिस तरह से इसने मेरी आंखों में देखकर मुझे चुनौती दी है, आखिर है कौन ये? रेयांश अभी इन्हीं उलझनों में डूबा हुआ था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। श्रेया बाहर आई। उसने एक बेहद खूबसूरत लेकिन बॉस लेडी लुक वाला डार्क मैरून जंप सूट पहना हुआ था। बाल खुले थे और चेहरे पर एक ऐसा खूंखार आत्मविश्वास था जो किसी को भी पानी पिला दे। उसने रेयांश की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कमरे में मौजूद ही ना हो, और सीधे चलकर रेयांश के उस प्राइवेट स्टडी टेबल पर जा बैठी जिसे छूने की इजाज़त इस घर में किसी को नहीं थी। रेयांश की भौहें तन गई। उसने देखा कि श्रेया ने बिना किसी झिझक के उसका हाई सिक्योरिटी वाला लैपटॉप खोला और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी पेशेवर हैकर की तरह बिजली की रफ्तार से चलने लगी। तुम ये क्या कर रही हो? रेयांश गुस्से से आगे बढ़ा। मेरा लैपटॉप बंद करो। तुम्हें इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? श्रेया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कीबोर्ड पर जोर से इंटर का बटन दबाया और कुर्सी को घुमाकर रेयांश की तरफ मुड़ गई। रेयांश ने झपट कर स्क्रीन की तरफ देखा
और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर लाल रंग के बड़े अक्षरों में ब्लिंक हो रहा था, सिस्टम ब्लॉक्ड, ऑल फाइल इनक्रिप्टेड बाय एसपी। यह रियांश का वो सर्वर था जिसमें उसकी कंपनी के सबसे बड़े और सीक्रेट प्रोजेक्ट, उसके टेंडर्स और वो 500 करोड़ की डील थी जिस पर वो पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। सब कुछ लॉक हो चुका था और सारा डेटा किसी अनजान सर्वर पर ट्रांसफ़र हो रहा था। तुमने ये क्या किया? रियांश के गले से खौफनाक दहाड़ निकली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। श्रेया ने बेहद इत्मीनान से अपने नाखून चेक करते हुए कहा, तुमने कल मुझे मेरे पिता के बिजनेस को सड़क पर लाने की धमकी दी थी ना। मैंने सोचा क्यों न शुरुआत तुम्हारे ही बिजनेस से की जाए। तुम्हारा वो 500 करोड़ का यूएस प्रोजेक्ट अब मेरे कब्जे में है और अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो एक क्लिक और तुम्हारी सालों की मेहनत सीधा डस्टबिन में। रियांश का पारा 7वें आसमान को पार कर गया। वह एक झटके में आगे बढ़ा। उसने लैपटॉप को बंद करके साइड में फेंका और श्रेया को उसकी कुर्सी से खींचकर इतनी जोर से उठाया कि कुर्सी पीछे जाकर दीवार से टकराई। उसने श्रेया को स्टडी टेबल पर पटकने वाले अंदाज में पिन कर दिया। टेबल पर रखी सारी फाइलें, पेन स्टैंड और कांच का पेपर वेट जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रियांश ने उसके दोनों हाथों को टेबल पर कसकर दबा दिया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर फुफकारा, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हें लगता है तुम मेरे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करोगी और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा श्रेया कि तुम अपने पैदा होने पर पछताओगी। पासवर्ड बताओ मुझे इसी वक्त। लेकिन श्रेया की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि रियांश की इस बौखलाहट को देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। श्रेया ने अपने घुटने को जरा सा मोड़ा और रियांश के पेट पर एक जोरदार धक्का मारा। रियांश इस अचानक हुए वार के लिए तैयार नहीं था। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। मौके का फ़ायदा उठाते हुए श्रेया ने अपना एक हाथ छुड़ाया और सीधे रियांश के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ इस कदर खींचा कि दोनों के होंठ टकराते टकराते बचे। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरों से टकरा रही थी। अपनी ये डराने वाली धमकियाँ किसी और को देना रियांश। श्रेया की आवाज़ में एक ऐसी गर्जना थी जिसने रियांश को भी एक पल के लिए सुन कर दिया। मुझे मारोगे तुम? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे एक खरोच भी लगा सको। मैंने कहा था ना, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। तुम मुझे अपने भाई के लिए नरक दिखाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है मैंने उसे दर्द दिया है। तो कान खोल कर सुन लो, मैंने उसे वो दर्द दिया क्योंकि वो उसी लायक था और तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। बकवास बंद करो अपनी। रियांश ने फिर से उस पर हावी होने की कोशिश की और उसकी कमर को इतनी ज़ोर से जकड़ा कि श्रेया की उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए। मेरे भाई के बारे में एक शब्द और कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। तुम एक धोखेबाज हो और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला कर रहूँगा। श्रेया ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने दोनों हाथों से रियांश के कंधों को धक्का दिया और बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबाते हुए बोली, औकात तो मैं तुम्हें तुम्हारी याद दिलाएगी। रियांश, तुमने मुझे कल रात छुआ था ना, ज़बरदस्ती की थी ना। अब देखो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे ऐसा चक्रव्यूह बनाती हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। वो 500 करोड़ की डील तो सिर्फ एक ट्रेलर है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हारा वो लॉक नहीं खोलूँगी और अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे एम्पायर को एक रात में खाक कर दूँगी। रियांश का सीना गुस्से से तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। वह उसे और ज़ोर से भींचना चाहता था, उसे दर्द देना चाहता था, लेकिन श्रेया के इस बेखौफ और खुंखार रूप ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, यह दो बराबर के खुंखार लोगों की टक्कर थी।
रेयांश उसे डराना चाहता था, लेकिन श्रेया उसकी आंखों में देखकर उसके गुरूर की धज्जियां उड़ा रही थी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो श्रेया, रेयांश ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक हताशा भी थी। श्रेया ने एक कटीली मुस्कान के साथ उसके कॉलर को झटके से छोड़ दिया और उसे खुद से दूर धकेलते हुए खड़ी हो गई। गलती तो तुमने की है रेयांश, मुझे अपनी ज़िंदगी में लाकर अब इस गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और रेयांश को वहीं उस बिखरे हुए कमरे में अपनी हार और बुखलाहट के साथ सुलगता हुआ छोड़कर पूरे रुतबे के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रेयांश बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी मुट्ठियाँ इतनी कसी हुई थी कि उसके नाखूनों से खून छलकने लगा था। वह हार मानने वालों में से नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आफत से कैसे निपटा जाए। रेयांश का दिमाग गुस्से और उलझन से फटने वाला था। एक तरफ उसका 500 करोड़ का प्रोजेक्ट दांव पर लगा था और दूसरी तरफ वो लड़की जो उसकी बीवी बनकर इस घर में आई थी, वो उसके हर वार को उसी पर वापस पलट रही थी। वो हताशा में सीधा घर से निकला और अपनी कार को रफ्तार देते हुए सीधा श्रेया के कथित माता पिता के घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा उसने इतनी ज़ोर से पीटा कि अंदर बैठे लोग सहम गए। दरवाज़ा खुलते ही रेयांश किसी भूखे शेर की तरह अंदर घुसा और सीधा श्रेया के पिता का कॉलर अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। बहुत हो गया ये लुका छिपी का खेल। रेयांश की आवाज़ में एक ऐसा खौफनाक गुर्राना था कि उस बूढ़े आदमी के पैर कांपने लगे। सीधे सीधे बताओ कि वो लड़की कौन है? क्या वो सच में तुम्हारी बेटी है? अगर आज तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं इस घर को तुम्हारे साथ ही आग लगा दूंगा। पहले तो उन दोनों ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, बस कांपते हुए एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। लेकिन जब रेयांश ने पास रखी कांच की टेबल को एक लात मारकर चकनाचूर कर दिया तो श्रेया की माँ फूट फूट कर रोने लगी। नहीं नहीं दामाजी, हमें माफ़ कर दीजिए। औरत हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। वो हमारी बेटी नहीं है, हम तो उसे जानते तक नहीं हैं। रेयांश के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अगर वो तुम्हारी बेटी नहीं है तो वो मेरे घर में मंडप में कैसे बैठी थी? और तुम्हारी असली बेटी कहाँ है? आदमी ने रोते हुए बताया, हमें नहीं पता बाबूजी। हमारी असली श्रेया को तो उसने गायब करवा दिया है। शादी से एक रात पहले वो लड़की अचानक हमारे घर में आई थी। उसके साथ बहुत सारे खतरनाक लोग थे। उसने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया और हमारी कनपटी पर बंदूक रख कर कहा कि अगर हमने उसे अपनी बेटी बनाकर आपके घर विदा नहीं किया तो वो हमारी बच्ची के टुकड़े टुकड़े करके हमें भिजवा देंगी। हमें अपनी बच्ची की जान बचानी थी, इसीलिए हमने वही किया जो उसने कहा। हमें नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ से आई है। रेयांश लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा। उसके दिमाग में एक भयंकर धमाका हुआ था। जिस लड़की को वो अपने भाई का गुनहगार समझकर इतनी बेदर्दी से सज़ा दे रहा था, जिसे वो नरक दिखाने की कस्में खा रहा था, वो तो असली श्रेया है ही नहीं। तो फिर वो कौन है? वो उसके घर में क्यों आई है और उसका मकसद क्या है? इन्हीं अनगिनत और ख़तरनाक सवालों के बीच अचानक रेयांश का फ़ोन बज उठा। फ़ोन अस्पताल से था। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर रेयांश की सांस में सांस आई। रेयांश जी, आपके भाई को होश आ गया है, आप जल्दी अस्पताल आ जाइए। रेयांश ने उस झूठे परिवार को वहीं उनके हाल में छोड़ा और तुरंत अस्पताल की तरफ भाग खड़ा हुआ। अस्पताल के वीआईपी रूम का दरवाज़ा खोलते ही रेयांश को लगा कि शायद वो किसी गलत कमरे में आ गया है। बिस्तर पर लेटा उसका भाई रोहन किसी बीमार या जान देने वाले इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक रेडियो की तरह बज रहा था। अरे सिस्टर जी,
ये क्या सफ़ेद पानी जैसी चीज़ पिला रही हैं आप मुझे? इसे सूप कहते हैं? थोड़ा नमक मिर्च थोड़ा चाट मसाला तो डाल देती। और मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालनी है। बैक फ्रॉम डेथ फीलिंग ब्लेड्स। और ये मेरे बाल, हाय राम, मेरे बाल ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे किसी गाय ने चबा लिए हो। मैं कितना हैंडसम था यार। रेयांश ने अपना सिर पीट लिया। उसका यह भाई एक नंबर का नौटंकी और बकबक करने वाला इंसान था। उसकी इस बिना रुके चलने वाली बकवास से रेयांश अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाता था और आज तो उसका दिमाग वैसे ही फटा जा रहा था। रोहन, चुप कर जा मेरी माँ। रेयांश ने झलाते हुए अंदर कदम रखा। अरे भाई, आ गए आप? रोहन बिस्तर पर उछल पड़ा, मानो उसे कोई खरोच तक ना आई हो। यार भाई, ये अस्पताल वाले मुझे भूखा मार डालेंगे। और हाँ, वो चुड़ैल कहाँ है? वो श्रेया, जिसने मेरे इतने मासूम दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं तो उसके गम में दुनिया छोड़ रहा था, पर यमराज ने भी मुझे ये कहकर वापस भेज दिया कि तू ऊपर आकर भी बहुत बकबक करेगा, तू नीचे ही रह। रेयांश का गुस्सा अब उफान पर था। उसने अपना फ़ोन निकाला, गैलरी में गया और अपनी और उस नकली श्रेया की शादी की एक तस्वीर निकालकर रोहन के चेहरे के बिल्कुल सामने कर दी। बकवास बंद कर और सीधे मेरे सवाल का जवाब दे। रेयांश ने बेहद गंभीर और सख्त आवाज़ में पूछा, क्या यही वो लड़की है जिसका जिक्र तुमने किया था? क्या इसी ने तुम्हें धोखा दिया था? ध्यान से देख इसे। रोहन ने आंखें सिकुड़ कर उस तस्वीर को देखा। फिर उसने रेयांश को देखा, फिर दोबारा तस्वीर को देखा। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो ज़ोर से चिल्लाया, भाई ये क्या है? आपने शेरवानी क्यों पहनी है? और ये आपके गले में वरमाला। भाई, आपने शादी कर ली, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरी रसगुल्ले जैसी प्यारी सी भाभी ले आए और मुझे बताया भी नहीं। मेरी तो शादी की प्लेट भी नहीं लगी। यह तो चीटिंग है यार। रोहन, मैं तेरा गला दबा दूंगा। रेयांश ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने पूछा कि क्या यह वही लड़की है? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। रोहन ने तस्वीर को जूम करते हुए कहा। मेरी वाली श्रेया तो एकदम छुई मुई सी थी। रोतलू नंबर 1। ज़ोर से हूँ कर दो तो रोने लगती थी। और ये जो फ़ोटो में आपकी बीबी खड़ी है ना, भाई साहब, इसकी आंखों में देखकर तो लग रहा है कि ये मुझे बिना नमक के कच्चा चबा जाएंगी। ये तो वो है ही नहीं। पर भाई, अगर ये मेरी वाली नहीं है तो ये है कौन? और आपने इससे शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे जलाने के लिए? रोहन की आगे की बकवास रेयांश के कानों में नहीं गई। उसका दिमाग सन पड़ चुका था। सब कुछ उसके सामने शीशे की तरह साफ था। जिस लड़की के शरीर पर उसने बेदर्दी से निशान दिए थे, जिसके साथ उसने ज़बरदस्ती की थी, जिसे उसने नरक जैसी तकलीफ़ दी थी, वो बेकसूर थी। नहीं, बेकसूर नहीं, बल्कि वो एक ऐसा खतरनाक तूफान थी जो किसी बहुत बड़े मकसद से खुद चलकर शेर की मांद में आई थी। तो वो कौन है? रेयांश ने खुद से फुसफुसाया। उसके दिल में एक अजीब सी दहशत और उलझन पैदा हो गई। वो बिना रोहन की बात का जवाब दिए एकदम से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से रोहन चिल्लाता रहा, अरे भाई, बता कर तो जाओ, मेरी भाभी है कौन? सूप तो पीते जाओ। रेयांश जब वापस अपने घर के बेडरूम में पहुंचा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कमरे में सन्नाटा था। तभी दरवाज़ा खुला और श्रेया अंदर आई। वो अपने किसी सीक्रेट काम से लौट कर आई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और वो कातिलाना रुतबा अब भी वैसा ही था। उसने एक नज़र रेयांश पर डाली, जो सोफे पर बैठा उसे ही घूर रहा था, बिना पलक झपकाए, बिल्कुल किसी पागल इंसान की तरह। श्रेया ने आंखें घुमाई और उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधे अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसे अभी रेयांश की किसी भी बकवास या जवाब देने का कोई शौक नहीं था। उसने जैसे ही बाथरूम के अंदर कदम रखा और दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, रेयांश ने बाहर से दरवाजे पर इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि दरवाज़ा झटके से खुला और श्रेया 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। इससे पहले कि श्रेया कुछ समझ पाती या अपना बचाव कर पाती,
रियान से आंधी की तरह अंदर घुसा और उसने झटके से बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। बाथरूम का वो छोटा सा हिस्सा अचानक उन दोनों के भारी वजूद से भर गया था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रियांश? क्या तुम इंसानियत के हर नियम को तोड़ने का रिकॉर्ड बना रहे हो? श्रेया ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। बाहर निकलो यहाँ से अभी। लेकिन रियांश अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। वो दीवार की तरह वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखें श्रेया के चेहरे के एक एक हिस्से को ऐसे खंगाल रही थी जैसे वो उसके चेहरे के पीछे छुपे किसी नकाब को नोच कर निकाल लेना चाहता हो। उसने श्रेया के दोनों हाथों को, जो उसे धक्का दे रहे थे, एक ही झटके में अपने एक हाथ से पकड़ा और उन्हें श्रेया की कमर के पीछे मरोड़ दिया। दूसरे हाथ से उसने श्रेया की ठुड्डी को सख्ती से पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए बिल्कुल उसकी आंखों में झांका। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यह मैं बाद में बताऊंगा। रियांश की आवाज़ इतनी भारी और गहरी थी कि बाथरूम की दीवारों से टकरा कर वो और भी खौफनाक लग रही थी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? तुम्हारा असली नाम क्या है? श्रेया की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी उस हैरानी को एक शैतानी और कटीली मुस्कान में बदल दिया। वो दर्द के बावजूद बिल्कुल नहीं घबराई। क्यों रियांश, क्या हुआ? श्रेया ने उसके चेहरे के इतने करीब से फुसफुसाया कि उसके होठ रियांश के होठों को लगभग छू रहे थे। क्या अपने भाई से मिलकर आ गए? पता चल गया कि तुमने जिस लड़की को रात भर तड़पाया वो तुम्हारे उस नालायक भाई की रोतलू महबूबा नहीं है। रियांश की पकड़ उसकी ठुड्डी पर और सख्त हो गई। मेरे सवालों के साथ खेलने की कोशिश मत करो। तुमने उस परिवार की असली बेटी को गायब क्यों किया? तुम मेरे घर में मेरी बीबी बनकर क्यों आई हो? तुम्हारा मकसद क्या है? श्रेया ने अचानक एक जोरदार झटका दिया और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रियांश आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। छोड़ो मुझे, श्रेया ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में अब असली गुस्सा उतर आया था। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? तो कान खोल कर सुन लो। मैं वो बर्बादी हूँ जो तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने आई हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किया है उसका हिसाब करने आई हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? रियांश ने उसे खींचकर अपने और करीब किया, जिससे उनके जिस्मों के बीच की हर दूरी खत्म हो गई। कौन से पाप? और तुम होती कौन हो मेरा हिसाब करने वाली? तुम्हारा ये जो भी नाटक है उसे मैं अभी इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। श्रेया ने ठहाका लगाया, एक ऐसा ठहाका जो किसी पागलपन की हद तक था। तुम मेरे साथ क्या करोगे रियांश? कल रात जो किया था उससे भी बुरा? अरे तुम तो वो बेवकूफ़ इंसान हो जो अपने ही घर में एक टाइम बम लेकर आ गया है और उसे अपनी बाहों में जकड़ कर सोच रहा है कि उसने दुनिया जीत ली है। तुम सच जानना चाहते हो ना? तो सुनो। श्रेया ने अपनी आवाज़ को और सर्द कर लिया। मैं कोई बेचारी श्रेया नहीं हूँ जो तुम्हारे जुल्म सह कर रोएगी। तुमने मेरे जिस्म को छुआ है, मुझे दर्द दिया है और इसके बदले में मैं तुम्हारी रूह को ऐसा दर्द दूंगी कि तुम सांस लेने के लिए भी तरस जाओगे। रियांश ने उसकी गर्दन को हल्के से दबोचा और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। ठंडे टाइल से श्रेया की नंगी पीठ टकराई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। रियांश की सांसें अब बेकाबू हो रही थी। उसके अंदर गुस्सा, उलझन और इस अजनबी लड़की के लिए एक अजीब सा जानलेवा आकर्षण सब एक साथ उबल रहा था। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे डराने की। तुम जो भी हो, जैसी भी हो तो तुम इसी कमरे में मेरे सामने मेरे कंट्रोल में। श्रेया ने अपनी उंगली उठाई और रियांश के दिल के ठीक ऊपर रख दी। कंट्रोल? श्रेया ने कटाक्ष किया। तुम्हारा तो खुद की धड़कनों पर भी कंट्रोल नहीं रहा रियांश। तुम डरे हुए हो। तुम इस बात से खौफ में हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम किसके साथ एक कमरे में बंद हो।
मैं चाहूँ तो इसी पल तुम्हारी जान ले सकती हूँ, लेकिन वो बहुत आसान होगा। मुझे तुम्हें तड़पते हुए देखना है, हर उस दिन के लिए जो तुमने मुझे इस घर में लाकर दर्द दिया है। रेयांश की आंखों में एक अजीब सी आग भड़क उठी। उसने श्रेया की उस उंगली को पकड़ा और अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने अपने होठ श्रेया के होठों पर क्रूरता से रख दिए। ये कोई प्यार नहीं था, यह उसके अंदर की हताश थी। वो साबित करना चाहता था कि वो अभी ताकतवर है, वो अभी हावी है, लेकिन श्रेया भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत से रेयांश के पैरों पर अपने पैर से वार किया और जैसे ही रेयांश का संतुलन बिगड़ा, उसने उसे कॉलर से पकड़कर पूरी ताकत से पलट दिया। अब रेयांश दीवार से सटा हुआ था और श्रेया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। मैंने कहा था ना रेयांश, श्रेया हाँफते हुए बोली। गलत जगह पंगा मत लो। अब ये खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन इसे ख़त्म मैं करूँगी। और यकीन मानो, इस खेल के अंत में तुम मेरे कदमों में पड़े होंगे। रेयांश दीवार से सटा हुआ था, लेकिन श्रेया की इस चुनौती और उसकी आंखों के गुरूर ने उसके अंदर के पुरुषार्थ और अहंकार को एक सनक में बदल दिया। उसके पैर में श्रेया के वार से उठ रहे दर्द को उसने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसके होठों पर एक सनकी मुस्कान तैर गई। कदमों में मैं? रेयांश खौफनाक तरीके से हंसा। तुम अभी भी मुझे समझ नहीं पाई हो। इससे पहले कि श्रेया कुछ समझ पाती, रेयांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने श्रेया के दोनों हाथों को एक झटके में पकड़ा और अपने शरीर का पूरा वजन इस्तेमाल करते हुए उसे पलटकर वापस उसी ठंडी दीवार पर दे मारा। श्रेया की पीठ जोर से टाइल से टकराई और पल भर में ही बाजी फिर से पलट गई। श्रेया ने उसे दूर धकेलने के लिए हाथ पर मारने शुरू किए, लेकिन रेयांश आज किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने श्रेया के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दीवार से कसकर दबा दिया और बिना कोई मौका दिए अपने होठ उसके होठों पर क्रूरता से जड़ दिए। यह कोई किस नहीं था, यह पूरी तरह से हावी होने, उसे कुचलने और अपना अधिकार जताने की एक वहशियाना जीत थी। श्रेया ने दर्द और गुस्से से छटपटाना शुरू कर दिया। उसने अपने घुटने से उस पर वार करने की कोशिश की, अपने नाखूनों से उसकी पीठ को खरोचा और यहाँ तक कि खुद को छुड़ाने के लिए उसके निचले होठ को अपने दांतों से इतनी जोर से काटा कि खून का स्वाद दोनों के मुंह में घुल गए। लेकिन रेयांश जैसे आज लोहे का बन गया था। लगातार मिल रहे इस दर्द का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। खून रिसने के बावजूद वह और ज़्यादा आक्रामक हो गया और पूरी जबरदस्ती के साथ उसे चूमता रहा, मानो वो आज उसका सारा गुरूर और उसकी सारी ताकत पी जाना चाहता हो। यह ज़बरदस्ती श्रेया के बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। उसके अंदर का लावा पूरी तरह से फट पड़ा। उसने अपनी आखिरी और सबसे खूंखार ताकत को इकट्ठा किया। उसने अपने दोनों हाथों को आज़ाद करते हुए रेयांश की छाती पर इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि रेयांश, जो पहले से ही पैर के दर्द में था, अपना संतुलन पूरी तरह खो बैठा और पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। श्रेया इतने पर ही नहीं रुकी। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। उसने रेयांश का कॉलर दबोचा, बाथरूम का दरवाज़ा एक झटके में खोला और अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर बेडरूम की ज़मीन पर फेंक दिया। रेयांश धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। कमीने, नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? श्रेया गुस्से से कांपते हुए दहाड़ी। उसकी सांसें तेज थी, बाल बिखरे हुए थे और होठ सूजे हुए थे। तुम खुद को मर्द कहते हो? तुम एक नंबर के नामर्द और जानवर हो। तुम्हें लगता है कि तुम ज़बरदस्ती करके अपनी ये गंदी ताकत दिखाकर मुझे डरा लोगे। अपनी ये झूठी मर्दानगी अपने पास ही रखो। अगर अगली बार तुमने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारे हाथ तुम्हारे ही शरीर से अलग कर दूंगी। समझे तुम, सुअर कहीं के? श्रेया ने एक आखिरी नफरत भरी और खूंखार नज़र उस पर डाली और बहुत ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा। साथ ही अंदर से लॉक भी लगा लिया। दरवाज़ा बंद होने की तेज़ आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन बाहर ज़मीन पर गिरा हुआ रेयांश, वो ना तो गुस्से में था
और ना ही उसे कोई पछतावा था। वो धीरे से जमीन से उठा और उसी बंद दरवाजे की दीवार के सहारे बैठ गया। उसने अपने अंगूठे से अपने उसी होठ को छुआ जहाँ से खून रिस रहा था और जिसे श्रेया ने बेरहमी से काटा था। उंगलियों पर लगे उस खून को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी और सनकी मुस्कान फैल गई। उसे श्रेया का यह खूंखार गालियाँ देता हुआ और लड़ाकू रूप जैसे अंदर ही अंदर बहुत रोमांची कर रहा था। वो दर्द में भी मुस्कुरा रहा था और बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, तुम जो कोई भी हो तो बहुत खतरनाक, लेकिन अब इस खेल में असली मज़ा आना शुरू हुआ है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें। धन्यवाद।